एक मिनट रुको। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी पड़ा है ना, तो ये अगले कुछ मिनट तुम्हारे लिए शायद इस साल के सबसे जरूरी मिनट साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो बात मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो ना न्यूज चैनलों की हेडलाइन में आती है, ना प्राइम टाइम की बहसों में दिखती है, फिर भी तुम्हारे पैसे के साथ सीधी जुड़ी हुई है। जरा एक तस्वीर मन में बनाओ। तुम्हारा बैंक एक बड़ी बाल्टी है, ऊपर से पानी आ रहा है। ये है डिपॉजिट्स, यानी तुम्हारी और मेरी जमा पूंजी, हमारी बचत, जो हम भरोसे के साथ बैंक में डालते हैं। और नीचे एक नल लगा है जिससे पानी लगातार निकल रहा है। ये है लोन्स, यानी वो कर्ज जो बैंक आम लोगों को और कंपनियों को बांटता है। अब असली दिक्कत यह है कि नीचे का नल ऊपर से आते पानी से कहीं ज्यादा तेज चल रहा है। बैंक जितना कर्ज बांट रहे हैं, वो जितनी जमा वो जुटा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। और जून 2026 के मध्य तक क्रेडिट और डिपॉजिट की बढ़त के बीच का ये फासला 5.4% अंकों तक फैल चुका है। सीधी भाषा में कहूं तो बैंक जितना पैसा अपनी तरफ खींच रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ बहा रहे हैं। और जब बाल्टी में पानी घटने लगता है ना, तो पूरे सिस्टम के अंदर एक अनकहा तनाव जन्म लेता है। वो तनाव जो पहले बोर्डरूम में महसूस होता है और आखिर में घूम फिरकर तुम्हारी और मेरी जेब तक पहुंचता है। मैं कुणाल हूं और प्रोबा FAQ पर मेरा काम ही यही है। जो बात बैंकों के बंद कमरों में, बड़े बड़े बोर्डरूम में होती है, उसे उठाकर तुम्हारी रसोई की मेज तक लाना, इतनी आसान भाषा में कि फैसला तुम खुद ले सको, कोई और तुम्हारे लिए ना ले। तो चलो इस पूरी पहेली को एक एक टुकड़ा करके खोलते हैं। सबसे पहले ये समझो कि बैंक का असली धंधा है क्या। बैंक कोई धर्मशाला नहीं है। बैंक एक दुकान है जिसका माल है पैसा। तुम अपनी तनख्वाह सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, बैंक तुम्हें उस पर 2.7 से 3.5% के आसपास देता है। और वही पैसा उठाकर किसी को होम लोन पर 8.5%, किसी को पर्सनल लोन पर 12 से 14% पर दे देता है। बीच में जो फर्क बचता है, वही बैंक की असली कमाई है। बैंक डिपॉजिट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से कर्ज बांटने में करते हैं, जिससे उन्हें ब्याज की कमाई होती है। और एक चीज होती है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जो ये दिखाता है कि जमा किए गए पैसे का कितना हिस्सा कर्ज में लगाया जा चुका है। और ये अनुपात अब लगभग 82.5% तक पहुंच गया है, जो इस बात का इशारा है कि बैंकों के पास पैसे की तंगी बढ़ती जा रही है। मतलब हर 100 रुपए जो तुमने बैंक में जमा किए, उनमें से 82 रुपए पहले से ही किसी न किसी के कर्ज में घूम रहे हैं। अब तुम पूछोगे कुणाल भाई, ये तो आम कारोबार है ना, इसमें नया क्या है? हाँ, ये आम बात है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। जब ये अनुपात इतना ऊपर चढ़ जाता है, तो बैंक के पास हिलने डुलने की, संभलने की जगह बहुत कम बच जाती है। ठीक वैसे ही जैसे भरे हुए कमरे में सांस लेने की जगह कम हो जाती है। और असली मोड़ अब आता है। सिर्फ डिपॉजिट्स की रफ्तार धीमी नहीं हुई है, डिपॉजिट्स की क्वालिटी, उनका चरित्र भी बदल रहा है। बैंकों के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है कासा, यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का पैसा, क्योंकि इस पर बैंक को ना के बराबर ब्याज देना पड़ता है। लेकिन कासा अनुपात मार्च 2022 के 42% से गिरकर जून 2025 में 36% पर आ गया। और इसकी बड़ी वजह है सेविंग्स डिपॉजिट में आती गिरावट। ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है। क्रिसिल जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने तो इसे बैंक डिपॉजिट की बनावट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट, यानी ढांचागत बदलाव तक कह दिया है। यानी ये कोई आने जाने वाला मौसम नहीं है, ये तो बैंकिंग की आबो हवा का, उसके पूरे क्लाइमेट का बदल जाना है। अब असली सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? तुम्हारे पड़ोसी का, तुम्हारे भाई बहन का, शायद खुद तुम्हारा पैसा सेविंग्स अकाउंट से निकलकर आखिर किस तरफ जा रहा है? और इसका जवाब कहीं दूर नहीं, तुम्हारे अपने फोन में छिपा है। आज का सेवर सेविंग्स अकाउंट छोड़कर म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और ऊंचा रिटर्न देने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरफ खिसक रहा है, क्योंकि वहां रिटर्न बेहतर है। डिजिटल पहुंच इतनी आसान हो चुकी है कि SIP शुरू करना आज उतना ही सहज है जितना फोन से पिज्जा मंगवाना। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं खुद मानता हूं कि ये भारत के आम आदमी के पैसे को लेकर समझदार होने की, जागरूक होने की निशानी है। लेकिन जरा दोनों तरफ देखो। एक तरफ ये अच्छी खबर है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ये बैंकों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। और इतिहास भी इस व्यवहार को सही ठहराता है। भारत के घरेलू सेवर ने दशकों तक असल में नुकसान वाला रिटर्न चुपचाप स्वीकार किया है, क्योंकि पिछले 30 सालों में महंगाई औसतन 6.6% रही है, जबकि सेविंग्स डिपॉजिट सिर्फ 3 से 5% ही देते रहे। रुको, इस बात को एक बार फिर पढ़ो धीरे से। महंगाई 6.6 और सेविंग्स अकाउंट का रिटर्न 3 से 5।
मतलब बैंक में पैसा रखकर तुम तकनीकी रूप से हर साल थोड़े और गरीब होते जा रहे थे। बस तुम्हें इसका एहसास नहीं हो पाता था, क्योंकि पासबुक में नंबर तो बढ़ता दिखता था। इसी को मैं कहता हूं खामोश टैक्स, जिसकी कोई रसीद नहीं आती, कोई नोटिस नहीं आता, पर कटौती चुपचाप हर रोज होती रहती है, तुम्हारी नींद में, तुम्हारी जानकारी के बिना। अब मुझे कमेंट में सच सच बताओ, तुम्हारी कुल बचत का कितना प्रतिशत हिस्सा आज भी सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है? 80%, 50%, या तुमने भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया है? बिना झिझक लिखना, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हम सब इस कहानी में असल में कहां खड़े हैं। और ये जानना मेरे लिए भी जरूरी है, ताकि मैं आगे तुम्हारे काम की बात कर सकूं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सबसे ऊपर घूम रहा है कि क्या मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है? कहीं ये 2008 जैसा कोई संकट तो नहीं? यहां मैं बिल्कुल सीधा और ईमानदार रहूंगा, क्योंकि डर बेचना मेरा काम नहीं है, सच दिखाना मेरा काम है। नहीं, ये किसी ढहने की, किसी कोलैप्स की कहानी नहीं है। ICRA ने 2026-27 के लिए भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर स्थिर यानी स्टेबल नजरिया बनाए रखा है, जिसका आधार है बैंकों की मजबूत पूंजी, संभाले जाने लायक एसेट, क्वालिटी का जोखिम और ठीक ठाक मुनाफा, और उनकी कमाई की सेहत भी अच्छे दायरे में रहने का अनुमान है। बैड लोन यानी GNPA भी 2026-27 में 2 से 2.1% के आरामदायक स्तर पर रहने की उम्मीद है। तो घबराने की, रातों की नींद उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सिस्टम के स्थिर होने का मतलब ये कतई नहीं कि तुम्हारी अपनी निजी जेब पर इसका असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा, और पड़ रहा है, और वो भी 3 साफ तरीकों से। पहला, जब बैंकों के पास सस्ता कासा पैसा कम हो जाता है तो उन्हें महंगे टर्म डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स पर ज्यादा निर्भर होना पड़ता है, और ये बढ़ी हुई लागत आखिर में लोन की दरों के रास्ते घूमकर तुम तक पहुंचती है, सीधे तुम्हारी EMI में जुड़कर। दूसरा, क्रेडिट की बढ़त डिपॉजिट की बढ़त से इतनी ज्यादा है कि बैंक ग्राहकों के पैसे के लिए आपस में जमकर होड़ कर रहे हैं और FD की दरें बढ़ा रहे हैं, और ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है जिसे भुनाने का पूरा तरीका मैं आगे बताऊंगा। तीसरा, डिपॉजिट के आधार की स्थिरता खुद बदल रही है। घरेलू जमाकर्ताओं का हिस्सा मार्च 2020 के 64% से गिरकर मार्च 2025 में 60% पर आ गया है, और कंपनियों का हिस्सा बढ़ गया है, जो अपने आप में जोखिम भरा है, क्योंकि कॉर्पोरेट का जमा पैसा ब्याज दर के प्रति ज्यादा संवेदनशील और छोटी अवधि का होता है। यानी बैंक की बाल्टी में अब वो पानी ज्यादा है जो पहली आहट पर, पहली हलचल पर ही छलक कर बाहर जा सकता है। यहां मुझे वॉरेन बफे की वो सोच याद आती है जो उन्होंने बैंकिंग के बारे में बार बार दोहराई है कि बैंकिंग असल में भरोसे का कारोबार है। बैंक तब तक ही मजबूत है जब तक जमाकर्ताओं का उस पर यकीन मजबूत है। बफे ने अपनी लंबी जिंदगी में कई बैंकिंग संकट अपनी आंखों से देखे हैं, और उनका तरीका हमेशा एक ही रहा है, घबराओ मत, लेकिन तैयार जरूर रहो, और नकदी की कीमत को कभी कम मत आंको, क्योंकि संकट के वक्त कैश सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक विकल्प होता है, एक ताकत होती है। वो पत्ता होता है जो तब चलता है जब बाकी सब बेबस होते हैं। उनकी कंपनी हमेशा एक बड़ा नकदी का ढेर अपने पास रखती है, ठीक इसीलिए ताकि जब दुनिया मजबूरी में बेच रही हो तब वो इत्मीनान से चुन सके। और यही सोच, यही समझ तुम अपनी छोटी सी निजी वित्तीय जिंदगी में भी उतार सकते हो। अब इस पूरी बात को एक असल जिंदगी के चश्मे से देखो। मेरठ के राकेश जी को लो, एक काल्पनिक किरदार, पर उनकी कहानी बिल्कुल असली भारत की है। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड मास्टर, 22 लाख की जमा पूंजी, और वो पूरी की पूरी एक ही बैंक के सेविंग्स अकाउंट में, क्योंकि उनके मन में बचपन से बैठा है कि बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है। बेटा, उनका बेटा दिल्ली में है, ऐप से SIP करता है, अमेरिका के शेयरों तक में पैसा लगाता है। एक ही घर, 2 पीढ़ियां, और पैसे को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए। राकेश जी का पैसा हर साल चुपचाप महंगाई से पिट रहा है, और बेटे का पैसा कंपाउंड होकर बढ़ रहा है। और ये जो फासला है ना, ये सिर्फ रिटर्न का फासला नहीं है, ये असल में जानकारी का, समझ का फासला है। और यही वो खाई है जिसे मैं इस चैनल के जरिए पाटना चाहता हूँ। एक बात यहाँ साफ कर दूं, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, मैं कोई सेबी में रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूँ। ये पूरी बातचीत सिर्फ जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए है। तुम्हारी कमाई, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा जोखिम उठाने का दम सब अलग है, इसलिए कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने भरोसेमंद और मान्यता प्राप्त सलाहकार से बात जरूर करना। अब तक तुम्हारे पास पहले हिस्से का पूरा नक्शा है। कर्ज तेज, जमा सुस्त, सस्ता पैसा घटता हुआ और होड़ बढ़ती हुई। सिस्टम स्थिर है, लेकिन खेल पूरी तरह बदल चुका है, और जो लोग इस बदले हुए खेल को समझ लेंगे वही अगले 5 सालों में असली जीतने वाले होंगे।
अगर यहाँ तक तुम मेरे साथ हो तो एक काम करो, इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि आगे मैं वही चीज़ देने वाला हूँ जिसके लिए तुम असल में आए हो। एक साफ एक्शन प्लान कि एफडी लैडर कैसे बनाएं, कितना पैसा कहाँ रखें, डिपॉजिट इंश्योरेंस का असली सच क्या है, और वो 5 गलतियाँ कौन सी हैं जो इस माहौल में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा करता है। तो अब सीधे काम की बात पर आते हैं। जब बैंकों को डिपॉजिट्स की भूख है तो एक समझदार जमाकर्ता के लिए यही भूख एक सुनहरी खिड़की बन जाती है, और इस खिड़की को इस्तेमाल करने का पहला हथियार है एफडी लैडरिंग, यानी जमा को सीढ़ी की तरह बांटना। समझो कैसे। मान लो तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं जो तुम एफडी में डालना चाहते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरे 5 लाख की एक ही एफडी 5 साल के लिए और भूल जाते हैं। गलत तरीका। इसके बजाय 5 हिस्से करो, 1-1 लाख की 5 एफडी अलग अलग अवधि पर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए। अब होगा ये कि हर साल तुम्हारी एक एफडी मैच्योर होगी। अगर उस वक्त दरें और ऊपर चली गई हैं तो उस पैसे को नई ऊंची दर पर दोबारा लॉक कर दो, और अगर कहीं कोई अचानक जरूरत आन पड़ी तो सिर्फ एक एफडी तोड़नी पड़ेगी, पूरी बचत नहीं। यानी पेनल्टी सबसे कम और हाथ में पैसे की उपलब्धता सबसे ज्यादा। ये तरीका इस वक्त इसलिए और भी ताकतवर है क्योंकि बैंक जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए ऊंची ब्याज दरें दे रहे हैं, टर्म डिपॉजिट्स पर रिटर्न बढ़ा रहे हैं, सीमित समय की खास जमा योजनाएं ला रहे हैं, और बुजुर्ग नागरिकों को तो और भी ऊंची दरें दे रहे हैं। अगर घर में माता पिता या दादा दादी नाना नानी हैं तो उनके नाम पर एफडी करवाना सीधा सीधा 0.5% का जायज बोनस है, बिल्कुल कानूनी। दूसरा हथियार, बैंक चुनने का अपना तरीका बदलो। छोटे फाइनेंस बैंक इस वक्त सबसे ऊंची जमा दरें दे रहे हैं, और यहां लोग 2 अति की गलतियां करते हैं। या तो डर के मारे उन्हें छूते ही नहीं, या फिर लालच में पूरा का पूरा पैसा वहीं झोंक देते हैं। दोनों ही गलत। यहां काम आता है DICGC का नियम, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो RBI की ही एक इकाई है और जो हर बैंक में हर जमाकर्ता का 5 लाख रुपए तक का पैसा बीमित करती है, मूल रकम और ब्याज दोनों मिलाकर। तो सीधा सा फॉर्मूला है, किसी भी एक बैंक में चाहे वो कितनी भी लुभावनी दर क्यों न दे, अपना कुल पैसा 5 लाख के अंदर रखो। उससे ज्यादा है तो दूसरे बैंक में खाता खोलो। और ध्यान रहे, एक ही बैंक की अलग अलग शाखाएं इसमें अलग नहीं गिनी जाती, अलग अलग बैंक होने चाहिए। ये एक लाइन तुम्हारी जिंदगी भर की नींद बचा सकती है। तीसरा, इमरजेंसी फंड की नई परिभाषा। पुराना नियम था 3 महीने का खर्च, पर इस बदले हुए माहौल में मैं कहता हूं 6 से 9 महीने का खर्च, और उसे भी 3 परतों में बांटो। पहली परत 1 महीने का खर्च सेविंग्स अकाउंट में, जो तुरंत हाथ आ जाए। दूसरी परत 2-3 महीने का खर्च स्वीप इन एफडी में, जहां पैसा एफडी का ब्याज भी कमाता रहे लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने आप अकाउंट में आ जाए। और तीसरी परत बाकी हिस्सा लिक्विड फंड या छोटी अवधि की एफडी में। ये असल में उसी बफे वाली सोच का जमीनी रूप है जो मैंने पहले कही थी कि संकट में नकदी राजा होती है, लेकिन राजा को भी एक व्यवस्थित महल चाहिए। बिखरा हुआ पड़ा नकद तू बस सोता हुआ पैसा है, बेकार पड़ी हुई ताकत है। बफे का एक और उसूल यहाँ एकदम फिट बैठता है। वो कहते हैं कि जोखिम वही है जहां तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, और सेविंग्स अकाउंट में पैसा यूं ही सड़ने देना भी एक फैसला है, और बिना सोचे लिया गया फैसला हमेशा सबसे महंगा पड़ता है। अब वो 5 गलतियां जो मैं तुम्हें करते हुए हरगिज नहीं देखना चाहता। गलती नंबर 1, घबराहट में सारा पैसा निकालकर घर में नकद रख लेना। ये सुरक्षा नहीं, नासमझी है। चोरी का जोखिम, शून्य रिटर्न, और ऊपर से महंगाई की दोहरी मार। गलती नंबर 2, किसी सहकारी बैंक या छोटी इकाई में सिर्फ 1-2% ज्यादा के लालच में 5 लाख की सीमा भूलकर उससे ज्यादा डाल देना। गलती नंबर 3, एफडी तोड़कर या इमरजेंसी फंड खाकर शेयर बाजार में गिरावट पर खरीदारी करने को उतपड़ना। निवेश करो, जरूर करो, पर बचे हुए फालतू पैसे से, अपनी जान बचाने वाले पैसे से नहीं। गलती नंबर 4, बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की हर सलाह को भगवान का आदेश मान लेना। याद रखो, उसका अपना टारगेट है, तुम्हारा गोल नहीं। और गलती नंबर 5, कुछ न करना। यही सबसे आम और सबसे महंगी गलती है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम खिसक रहा हो तब एक ही जगह जमे रहना भी असल में पीछे जाना ही है। अब जरा थोड़ा पीछे हटकर पूरे सिस्टम को देखो, क्योंकि एक समझदार निवेशक को यह भी पता होना चाहिए कि मैदान में रेफरी क्या कर रहा है। RBI सो नहीं रहा है। RBI के सक्रिय कदमों की वजह से अप्रैल 2025 से सिस्टम में नकदी पर्याप्त बनी हुई है। कैश रिजर्व रेशियो में चरणबद्ध कटौती से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में छूटे हैं, और बदले हुए नियमों से लगभग 1.9 लाख करोड़ तक का पैसा और खुल सकता है। यानी नियामक ने बाल्टी में पानी डालने वाले पाइप खोल दिए हैं। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं, ये किसी क्रैश की स्क्रिप्ट नहीं है, ये बदलाव की, ट्रांजिशन की स्क्रिप्ट है।
लेकिन याद रखना, बदलाव के इसी दौर में सबसे ज्यादा लोग या तो पैसा बनाते हैं या गंवाते हैं। आगे क्या उम्मीद करें? ICRA मानता है कि 2026-27 में बैंक कर्ज की बढ़त थोड़ी धीमी होगी, क्योंकि दुनिया भर की अनिश्चितता और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू होगा, और जमा के लिए होड़ की वजह से बैंकों के मुनाफे पर नजदीकी समय में कुछ दबाव बना रहेगा, जो 2026-27 के बाद वाले हिस्से में हल्का पड़ने की संभावना है। तुम्हारे लिए इसका सीधा मतलब ये है कि FD की अच्छी दरों की ये खिड़की हमेशा खुले नहीं रहेगी। जैसे जैसे नकदी और बढ़ेगी और होड़ ठंडी पड़ेगी, दरें नीचे आएंगी। इसलिए जो भी लंबी अवधि की FD लॉक करनी है, उस पर फैसला टालना इस वक्त की सबसे महंगी विलासिता है। अब एक आखिरी ढांचा देता हूं जिसे मैं खुद अपनी जिंदगी में मानता हूं, वही जाना पहचाना 50-30-20 का देसी रूप। इस क्रेडिट डिपॉजिट वाले दौर के हिसाब से थोड़ा बदला हुआ। अपने निवेश लायक बचे हुए पैसे को 3 टोकरियों में बांटकर सोचो। पहली, सुरक्षा की टोकरी यानी इमरजेंसी फंड और बीमा। ये बिल्कुल गैर समझौता वाली है, इसमें रिटर्न मत ढूंढो, सिर्फ सुरक्षा ढूंढो। दूसरी, स्थिरता की टोकरी यानी FD की सीढ़ियां, RBI के साधन जैसे फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, बुजुर्गों के लिए बनी योजनाएं, यहां तय और भरोसेमंद बढ़त है। और तीसरी, समृद्धि की टोकरी यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, लंबी अवधि की SIP। यहां असली दौलत बनती है, लेकिन 7 से 10 साल के धैर्य पर। हर महीने तनख्वाह आते ही पहले इन टोकरियों को भरो, फिर खर्च करो, क्योंकि खर्च के बाद बचाना नौसिखिए का तरीका है और बचाने के बाद खर्च करना समझदार का। और हां, जो बात मैंने पहले कही थी वही यहां भी लागू है। मैं कुणाल तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा रहनुमा हूं, पर तुम्हारा निजी सलाहकार नहीं। ये सब समझ बढ़ाने वाली बातें हैं। अपने पैसे का आखिरी फैसला अपने रजिस्टर्ड सलाहकार के साथ बैठकर ही लेना। चलते चलते एक सवाल छोड़ रहा हूं, जिसका जवाब मुझे सच में कमेंट में चाहिए। अगर कल सुबह तुम्हें अचानक 2 लाख रुपए मिल जाएं, तो ये पूरी बातचीत सुनने के बाद तुम उन्हें कहां रखोगे? सेविंग्स अकाउंट, FD लैडर, म्यूचुअल फंड या तीनों का मेल? अपना बंटवारा प्रतिशत के साथ लिखना, और मैं सबसे दिलचस्प जवाबों पर खुद जवाब दूंगा। क्योंकि देखो, बैंकों का पैसा खत्म नहीं हो रहा, लेकिन बिना योजना वाले लोगों का वक्त जरूर खत्म हो रहा है। सिस्टम बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, और प्रो बफेट HQ पर हम इसीलिए मिलते हैं, ताकि जब दुनिया बदले तो तुम हैरान नहीं, तैयार मिलो। आगे की बातचीत और भी जरूरी होगी, तो इस चैनल से जुड़े रहना, ताकि कोई भी जरूरी बात तुमसे छूटे नहीं। अपना ख्याल रखना और अपने पैसे का ख्याल रखना। जय हिंद।